गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को जैसा कि पता है कि इस समय विद्यालय तो आपके बंद चल रहे हैं और ऑनलाइन प्रोसेस जो चल रही है पढ़ाई की, उसमें हमने आपको लास्ट टाइम तक जो पीडीएफ दी है, हमने अभी तक आपको ज़्यादा काम नहीं दिया है और 2 कंपाउंड आपको हम भेज चुके हैं पीडीएफ के माध्यम से। एक था आपका एथिल अल्कोहल और दूसरा था शायद आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो वो काम आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। अगर कोई बहन काम में सफलता दिखा रही है, नहीं कर रही है, तो काम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काम आपको फेयर करना है। पूरा काम जो भी आपको पीडीएफ के माध्यम से काम मिल रहा है, उस काम को फेयर कॉपी पे आपको करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपका केमिस्ट्री में 4 चैप्टर लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपका 5वां चैप्टर केमिस्ट्री में आता है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। देखिए सभी बहनें इस बात का ध्यान दें कि ये जो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, तो इसमें पहली बात तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है, इस चैप्टर में आपको इतनी बात का ध्यान देना है कि ये चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर का आधार क्या है, तत्वों के वर्गीकरण से मतलब क्या है। देखिए जब शुरुआत में बहुत टाइम पहले जब विज्ञान धीरे धीरे करके विकसित हुई और वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे तत्व हैं, तो उन तत्वों के बारे में जब जानकारी ली गई तो शुरुआत में क्या था कि इन तत्वों की संख्या कम थी। पहले जब शुरुआत का समय था, जब विज्ञान अपनी प्रगति पर था, तो उस समय तत्वों की संख्या कम थी। जब कम थी तो उनको उनका अध्ययन करने में सरलता होती थी, आराम से उनके गुणों को मान लीजिए 10-20 तत्व थे, 25 तत्व थे, 30 तत्व थे, तो उनको पढ़ना, उनके गुणों को समझना, ये एक सरल काम था, आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन फिर हुआ कि धीरे 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 तत्वों की खोज होती गई और तत्वों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर वैज्ञानिकों ने यह देखा कि एक तत्व दूसरे तत्व से सहयोग करता है, उसकी यौगिक बनते हैं, यौगिक किसी दूसरे यौगिक से क्रिया करता है, उसके अलग यौगिक बनते हैं। तो धीरे धीरे करके तत्वों की संख्या बढ़ती गई, उनके यौगिकों की संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे करके बहुत सारे कंपाउंड बन गए। फिर उनके गुणों को याद करने में बहुत कठिनाई आने लगी, क्योंकि बहुत सारे तत्व हो गए, बहुत सारे तत्वों के और उनके यौगिक हो गए, बहुत सारे लाखों की संख्या में होते गए धीरे धीरे करके। तो फिर वही उनके यौगिकों को और उनके गुणों को याद करने में कठिनाई। तो उस कठिनाई के निवारण के लिए वैज्ञानिकों ने एक आधार निकाला, जिसको कहते हैं वर्गीकरण का आधार। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड करना शुरू किया। उन्होंने कहा ऐसा करो भाई कि जो तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं उनको उठा के एक जगह करो और उनके गुणों को किसी एक जगह आप रख दो, 5 गुण उनके कर लो, 10 गुण उनके कर लो और उनको याद कर लो, तो उस वर्ग के सभी तत्वों के गुण याद हो जाए। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने निकाला तत्वों का वर्गीकरण। इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है या इस क्षेत्र में जो शुरुआत की थी, वो एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। प्रोफेसर दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। और उन्होंने तत्वों के परमाणु भार, ध्यान से सुनिए, परमाणु भार, परमाणु भार को तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना मेंडलीव ने सबसे पहले, और तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अपना एक नियम दिया, जिसको कहते थे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। उन्होंने बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं, भौतिक गुण या रासायनिक गुण, वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो तत्वों के परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। और इस परमाणु भार को आधार मानकर उन्होंने एक सारणी का निर्माण किया, जिसको कहते थे मेंडलीव की
मूल आवर्त सारणी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मूल आवर्त सारणी का अध्ययन होने लगा, कुछ समय तक वो अध्ययन चला, लेकिन फिर ये देखा गया कि परमाणु भार जो होते थे वो दशमलव वैल्यू में होते थे, यानी कि कुछ इधर बीच में दशमलव होता था। दशमलव वैल्यू का मतलब कि वो पूर्णांक में नहीं होते थे। अब क्या हुआ कि जब उसका गहराई से अध्ययन किया गया टेबल का, मूल आवर्त सारणी का, तो ये देखा गया कि कुछ तत्व ऐसे होते थे जिनका परमाणु भार ज़्यादा है वो पहले आ गए, क्योंकि दशमलव में वैल्यू थी। रखते समय कुछ गड़बड़ियाँ हो गई और जिनके परमाणु भार कम थे वो आगे निकल गए। या कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि कुछ अलग अलग गुणों वाले तत्व थे वो एक ही जगह आ गए, या कुछ ऐसे तत्व थे जिनके गुण एक ही जैसे थे वो अलग अलग चले गए। तो इन कमियों को देखते हुए, इन दोषों को देखते हुए फिर धीरे धीरे सन 1913 में एक मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, मोजले, और मोजले ने तत्वों के नए गुण की खोज की जिसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक की खोज की और बताया कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, यानी तत्वों के गुणों का जो संबंध होता है वो परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई और एक नया नियम दिया जिसको कहते हैं, जिस नियम के अनुसार तत्वों के गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इस नियम के आधार पर मोजले और रदरफोर्ड, चैडविक, इन वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और उसका जो आधार था वो था आपका परमाणु क्रमांक। उसके बाद फिर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज हुई, तो बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तत्वों के गुणों से संबंधित होते हैं, और उसी सारणी को और मॉडिफाई किया गया। तो आजकल जो हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म, दीर्घाकार आवर्त सारणी, फिर वो बनाई गई और उसमें आपके तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो आज की जो आवर्त सारणी है वो है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम पढ़ रहे हैं या दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसका हम आजकल अध्ययन करते हैं उसका आधार है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी बनाई गई है। इसके अलग अलग भाग बनाए गए हैं, 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ इसमें ये 18 कॉलम ऐसे खड़े खड़े 18 कॉलम हैं, 7 इसमें आपके आवर्त हैं, ठीक है ना। ये IUPAC के अकॉर्डिंग इनको 18 वर्ग नाम दिया गया है, 1, 2 से लेकर 18 तक। ये 18 आपके वर्ग हैं। किताब में टेबल सबके यहाँ बनी हुई है, सबके पास किताब है उसमें टेबल बनी हुई है दीर्घाकार, तो वहाँ से आप उसको पढ़ेंगे। इसमें आपके 18 वर्ग हैं और आपके 7 आवर्त हैं। जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं इनको वर्ग कहते हैं, और जो इस तरीके से कॉलम होते हैं बड़े वाले ये आपके आवर्त कहलाते हैं, ठीक है। इसमें आपका वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं और वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। 18वें वर्ग में आपकी अक्रिय गैसें उपस्थित हैं, 17वें वर्ग में आपके हैलोजन तत्व उपस्थित हैं। इसके अलावा वर्ग 1 और वर्ग 2 इसको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। यहां पर जो आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 है ये दोनों आपके आते हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पर वर्ग 3 से और वर्ग 12 तक ये आपका होता है डी ब्लॉक, और यहाँ पर वर्ग 13 से 18 तक ये आपका होता है पी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियां उपस्थित हैं, ये आपकी आती हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत। तो 4 यहाँ पर आपके ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक के वर्ग 1 में क्षार धातुएं हैं, वर्ग 2 में आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। यहाँ पर आपकी धातु तीनों प्रकार के तत्व हैं। डी ब्लॉक में आपकी संक्रमण धातुएं हैं और एफ ब्लॉक में आपके आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। ये आपकी आवर्त सारणी का अध्ययन है। सभी लोग आवर्त सारणी अपनी कॉपी पर बनाएंगे और यहाँ से इसका अध्ययन करेंगे।
तो इसकी PDF मैं आपको दूंगा। मैंने आपको डिटेल समझा दी है यहाँ पर। इसकी टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको PDF से देखकर काम अपनी कॉपी पर नोट करना है सभी को। कहीं कोई समस्या आती है तो मैं हो सकता है कि इसी वीक में बीच में किसी दिन एक आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगा। इस चैप्टर का काम करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है इस चैप्टर से संबंधित तो किसी दिन मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगा, उसमें अपनी समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं। थैंक यू।